आगे सर सेक्शन 4 का सेक्शन 4 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जब भी आपने एग्जाम में या कहीं भी राइटिंग में या स्पीकिंग में करना है तो एक्ट को नाम से लिखिएगा, पढ़िएगा, एक गुड इंप्रेशन होगा। अब ये डिफाइन करता है जी, बहुत अहम वर्ड है जो मैं इसे सिर्फ इस हवाले से नहीं बताऊंगा बल्कि बाकी भी इसका बताऊंगा। देखिए जी, शुरू में जो पहला है वहां जो सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 कमेंसमेंट बात करता है। इससे पहले है कमेंसमेंट का कहीं वर्ड? सबसे पहले सेक्शन 1 में ही है। ठीक, हमने बहुत डिटेल में इसमें बात की। अच्छा, यहां वो कमेंसमेंट को डिफाइन खुद कर रहा है, लिहाजा इसका अबाउट मैंने सिनोनिम जो है कमेंसमेंट के उर्दू इंग्लिश के, कमेंसमेंट को खुद डिफाइन करता हुए वो कह रहा है कि क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या डिफाइन कर रहा है सर इसे। अब इसकी डेफिनेशन से बाहर हमने जाना ही नहीं है। अगर आप इसका मजमूई तौर पर कमेंसमेंट के सिनोनिम वर्ड्स लेंगे, मिलते जुलते लेंगे, फ्रेजल वर्ब भी इसमें शामिल हैं, तो अबाउट से 50 के करीब होंगे, 40 से 50 तक है, लेकिन कोई आपने ऐसा वर्ड नहीं लेना। और हर एक्ट में लफ्ज कमेंसमेंट लिखा होता है, रूल ऑर्डर ऑर्डिनेंस में लिखा होता है कि कमेंसिंग डेट क्या है, कमेंट्स क्या है, लेकिन यहां वो कमेंसमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन से बाहर नहीं जा सकते व्हेन वी डील पर्टिकुलरली द मैटर रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट। आइदर प्लीडिंग है, राइटिंग है, आपका आर्गुमेंट है, या कोई ऑर्डर या जजमेंट है। कल को आप जज बने और ऑर्डर लिखे या लिखवाते हुए, तो आपको बहुत सी लफाजी है, लेकिन आपने लफ्ज यही इस्तेमाल करना है क्योंकि अब उसने इस लफ्ज को स्पेसिफाई कर दिया है। इतना कॉमन वर्ड्स हर बेर एक्ट और स्टैचू का पहला ही दूसरा लफ्ज ये होता है, लेकिन उसने यहां इसे एक्सप्लेन किया है। लिहाजा वंस एक दफा बहुत बड़ी जगह पे मैं आपको एग्जांपल पहले भी दूं, मुझे किसी ने कहा कि मर्डर का मतलब क्या है? कत्ल करना बंदे का। अगर मर्डर का मतलब है कि कुत्ते का कत्ल करना, तो अगर लॉ उसको डिफाइन करता है कि कुत्ते का कत्ल करना है तो फिर कुत्ते का कत्ल करना होगा। ठीक हो गया। लॉ ने सिंपल मर्डर का क्या मतलब हम समझते हैं, अगर उसका मतलब कहीं और उसने दे दिया है किसी एक्ट ने, तो फिर हम उस एक्ट को ही फॉलो करेंगे जो कि एक्ट दे रहा है। यहां इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमेंसमेंट में थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, ये एक जगह नहीं आएगा, और ये कहीं ना कहीं मैं कन्विक्शन से कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं सवाल किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी शेप में आप से जरूर पूछा जाएगा, वेदर रिटर्न है, जो भी जैसी शक्ल में भी होगा। कमेंसमेंट कहता है जी डबल कोटेशन मार्क में, shall means day on which this act or any provision thereof as the case may be come into operation। सिंपल वैसे कमेंसमेंट की बात यही होती है, लेकिन उसने यहां इसे मखसूस बात कर दी। क्यों? क्योंकि इसका सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 देखेंगे तो ये जो एट वंस नहीं हो रहा, या विद स्पेशल डेट नहीं हो रहा, आफ्टर 6 नहीं हो रहा, आफ्टर गजटिंग नहीं हो रहा, या कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो रहा, या प्रोस्पेक्टिव नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है जब चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस हिस्से का चाहे वो करे, जिस हिस्से को चाहे एग्जेम्प्ट करे। ऐसे ही था जी, सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 यही कह रहा था। इसलिए उसने कमेंसमेंट को यहां इस तरह डिफाइन किया है, commencement shall means the day on which this act or any portion thereof। सिर्फ पूरा एक्ट नहीं, इसका कोई हिस्सा भी, वो भी कमेंसमेंट में ही आएगा। अब कमेंसमेंट अगेन उसने डेफिनेशन देने का मकसद ये था कि आम लॉ में नहीं देता, ठीक है। यहां उसने डिफाइन किया कि कोई हिस्सा भी जब लागू होगा, 10 साल बाद हो, 20 साल आज हो जाए, तो वो ही कमेंसमेंट होगा। एज द केस में भी कम इनटू ऑपरेशन, तो जो ही ऑपरेशनलाइज हो गया तो वो कमेंसिंग डेट उसकी हो गई। ठीक हो गया जी। अब वो अगली बात करता है जी, we start with definitions।
लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 4 डिफाइन करता है और डेफिनेशन बताता है। अभी हम सेक्शन 4 का सब सेक्शन 7 पढ़ेंगे जो कि डिफॉल्टर की बात करता है। अब कॉमनली डिफॉल्टर का मतलब क्या आता है? नादहिंदा। ठीक, यहां लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 क्या कहता है डिफॉल्टर के बारे में? अगर इसे डिफॉल्टर गफलत करने वाला भी होता है, ठीक, और नेग्लिजेंट के वाले से भी इसे कह सकते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है? मीन्स अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब डिफॉल्टर को वही डिफॉल्टर लफ्ज बोलेगा और कोई डिफॉल्टर नहीं होगा। डिफॉल्टर किसी और अमाउंट का किसी बैंक का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का भी कोई हो सकता है। भाई डिफॉल्टर है, बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन यहां डिफॉल्टर का मतलब है डिफॉल्टर वही होगा जो डिफॉल्टर है लैंड रेवेन्यू का, एंड इज इंक्लूड अ पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द एरियर्स। और क्या है? अच्छा, अगली बात नहीं समझ आई, क्या बताइए जरा। Or includes a person who was responsible as surety for payment of the area. ठीक है, मतलब यानी जिसने उसकी श्योरिटी दी हो। गुड, जिस वो बंदा भी इसमें डिफॉल्टर होगा। अब डिफॉल्टर की डेफिनेशन में सिर्फ ये नहीं है कि जो एक्चुअल पर्सन है, बल्कि जो गारंटर है वो भी डिफॉल्टर की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि द पर्सन हु इज एन इंक्लूड। अब डिफॉल्टर की डेफिनेशन को उसने फिर डिफाइन कर दिया कि अ पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द एरियर्स। होता यह है कि जब रेवेन्यू ऑफिसर किसी को पकड़ के लेके जाता है तो कोई बंदा उसकी श्योरिटी के लिए स्टैंड हो जाता है। ठीक है, अब जो वो एक्चुअल को नहीं पूछेगा, श्योरिटी जो स्टैंड हुआ है उसे कहेगा कि हाँ भाई यू आर द डिफॉल्टर। तो अब डिफॉल्टर की डेफिनेशन में वो जो श्योरिटी है वो भी आ गया। वो ये नहीं कहेगा मैं तो जस्ट श्योरिटी था, मैं तो डिफॉल्टर है ही नहीं। तो इसने डिफाइन कर दिया कि अब डिफॉल्टर ये है। तो इसीलिए आपने इमीडिएटली कहीं भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में जाते हुए या लिखते हुए या अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैचू में जाते हुए पहले उसकी डेफिनेशंस देखनी है। जी, हम डेफिनेशन के साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 4 और सब सेक्शन इसका 8 एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस के बहुत से मीनिंग हैं, जो लिटरल मीनिंग्स, कॉमन मीनिंग्स, लीगल मीनिंग्स और यहां मीनिंग्स हैं उसमें हम देखते हैं। क्या है जी मीनिंग्स? नहीं पता। अच्छा जी, एनकम्ब्रेंस, चले, यह हिंड्रेंस, ठीक है जी, ऑब्स्ट्रक्शन, क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब ये लीगल मीनिंग्स है। एनकम्ब्रेंस, हिंड्रेंस ये जनरल मीनिंग है, और ये क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी लीगली फिर क्या है जी कि मॉर्टगेज और अदर क्लेम ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स इन शेप ऑफ मॉर्टगेज है, तो वो क्या है? प्रॉपर्टी पे इनकम्ब्रेंस है, और हम लीगली इसे यूं ही इनकम्ब्रेंस बोलेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, यहां वो बात क्या कर रहा है? इनकम्ब्रेंस मीन्स अ चार्ज upon or claim against land arising out of private grant or contract। ठीक हो गया जी, कोई चार्ज है, क्लेम है, जो कि है किस पे? जो सॉरी मेरे ये सेक्शन अपना 8 है, सब सेक्शन 8 है इनकम्ब्रेंस का, 9 नहीं है। अच्छा जी, आगे स्टेट की बात करता है, इसका सेक्शन 4 का सब सेक्शन 9 है। स्टेट मींस एनी एरिया। स्टेट
ठीक है जी। स्टेट को भी डिफाइन करते हुए क्या कहता है, फॉर विच अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हैज बीन मेड। अब एक स्टेट को दूसरी स्टेट में वो कहता है रिकॉर्ड ऑफ राइट, मिसले म्यादी, मिसले हकीयत, रिकॉर्ड ऑफ राइट, पीरियाडिक का रिकॉर्ड जिसका मेंटेन हो वो एक स्टेट है। फॉर विच ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट सो एंड सो विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। अगली बात करता है जी उसकी असेसमेंट सेपरेटली हुई है एज अ लैंड रेवेन्यू। ठीक है जी, वो क्या कहेगी, स्टेट कहेगी। विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन स्टेट। अब वो कहता है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर उसको एक स्टेट डिक्लेयर, एरिया डिक्लेयर करता है। अच्छा जी, होल्डिंग सेक्शन 4 सब सेक्शन 10 डिफाइन करते हुए होल्डिंग का क्या मतलब होता है, होल्ड ऑन, पकड़ना, होल्डिंग करना, थामना, होल्ड करना, पकड़े रखें, टेलीफोन का होल्ड। लेकिन यहां वो होल्डिंग नहीं है। यहां जो डिफाइन करेगा होल्ड करना, हेल्ड हुआ है क्या, कोई इवेंट हेल्ड हुआ है, इनकाद होना, ठीक है। और पुशीदा भी इसका मतलब है मलकियत, जायदाद। अब होल्डिंग की बात करता है, ठीक है जी, कितनी किसी की होल्डिंग है, लैंड रेवेन्यू होल्डिंग को कहेगा, उसका शेयर है, उसका हिस्सा है। मीन्स द शेयर्स आर पोर्शन ऑफ एन एस्टेट्स हेल्ड बाय वन लैंड ओनर। एक लैंड ओनर की होल्डिंग की बात करता है। कहां है वो, एक जगह पे है, और ज्वाइंटली बाय 2 और मोर लैंड ओनर्स, या एक से ज्यादा लैंड ओनर किया तो उसे क्या कहेंगे, होल्डिंग कहेंगे। ठीक है जी। हमने जनरल मीनिंग इसके बहुत देखे। जहां वो कहता है कि जो कि एक स्टेट का एक लैंड ओनर है या ज्यादा खातादारान है तो वो इसकी होल्डिंग कहलाएंगे।